हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कपिल जोशी। अभी एल के सर ने फर्स्ट जो अभी जेई एडवांस का जो एग्ज़ाम हुआ है आज, उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो थे बच्चों से कलेक्ट किए ना, उनको डिस्कस कर रहे हैं अपन। अभी फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को एल के सर ने डिस्कस किया है ना, मैं रिमेनिंग क्वेश्चंस लेके आता हूँ, बाकी बच्चे जो भी हम कलेक्ट कर पाए ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं ना। तो 3 सेट है हमारे पास, S1, S2, S3। दीज ऑल आर इन द सेट बिल्डर फॉर्म, दीज आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमें इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करना है ना। S1 दे रखा है, S2, S3। S1 के अंदर ट्रिपलेट है, S2 के अंदर ऑर्डर्ड पेयर है, और यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रपल्स है ना। तो सबसे पहले हम S1 में नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करने के बारे में सोचते हैं। वी आर इंटरेस्टेड इन काउंटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S1। तो S1 के लिए हमें ऑर्डर ट्रिपलेट चाहिए ना। तो L, M और N, ये ऑर्डर ट्रिपलेट का फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट। तो सिंस दीज ऑल आर एलिमेंट आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो इस L को फिल करने के हमारे पास 10 ऑप्शंस हैं ना। सिमिलरली M को फिल करने के 10 ऑप्शंस हैं और N को फिल करने के 10 ऑप्शंस हैं। Therefore we can say that the number of elements in set S1 will be equal to 10 into 10 into 10, that is 10 to the power 3, and that will be equal to 1000। तो S1 में जो नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे वो 1000 आएंगे। अब हम S2 की बात करते हैं ना। S2 में क्या है, हमारे पास पेयर है ना, उसका फर्स्ट एलिमेंट L है और सेकंड एलिमेंट M है। लेकिन अब यहाँ L और M में कंडीशंस थी, यहाँ L और M में कंडीशन नहीं थी हमारे पास। इससे थोड़ा आसान था कि इनको फिल करने के 10 वेज थे, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो 1000 एलिमेंट आ गए ना। अब S2 के बारे में अगर मैं सोचता हूँ तो हमें एक कंडीशन गिवन है जो लिखा हुआ है यहाँ पर, L मस्ट बी लेस देन M+2, लेस देन इक्वल टू 10 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और अगेन एलिमेंट जो है वो सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर के जो सेट है उसका एलिमेंट हमारे पास है। तो यहाँ केसेस कंसिडर कर लेते हैं अपन, ज़्यादा बेटर ये रहेगा, हम केसेस कंसिडर करते हैं यहाँ पर। अगर हम तो ये मैं इसको एक मिनट, हमें दिया हुआ L इज लेस देन M+2, लेस देन इक्वल टू 10 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और अगेन एलिमेंट जो है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट केस अगर मैं कंसिडर करता हूँ, इफ यू कंसिडर M इज इक्वल टू 1, then this will become L will be less than 3 and greater than equal to 1। तो there are 2 possible values of L। तो अगर L की 2 possible values हैं, एक L बराबर 1 है और एक L बराबर 2 है, तो M is equal to 1 के corresponding 2 possible values आई हैं L की, that is to say L is equal to 2, sorry L is equal to 1 और L is equal to 2। तो we get 2 ordered pairs L, M जो हमारे पास आएंगे, इनकी जो काउंटिंग आएगी वो 2 आ जाएगी ना, 2 ordered pairs आ जाएंगे ना। Similarly if we consider M is equal to 2, then the given relation will become L will be less than 4 and greater than equal to 1। Now we get 3 values of L, यानी M is equal to 2 के corresponding we get 3 values of L। तो there will be 3 possible pairs, 3 possible pairs। And similarly if we consider M is equal to 3, then this will become L will be less than 5 and greater than equal to 1। We get 4 values of L for M is equal to 3, या M is equal to 3 के corresponding we get 4 values of L। और अगर 4 values आएंगी तो we get 4 pairs। If we keep on adding like this, या if we keep on counting like this, then finally अगर हम आते हैं कि M is equal to हमारे पास जो है वो बेसिकली मैक्सिमम जो है वो 8 ही हो सकता है ना। M is equal to बेसिकली मैक्सिमम 8 हो सकता है ना, क्योंकि अगर मैं M को 9 लूँगा तो ये 11 बन जाएगा, जबकि दिया हुआ है कि दिस इज मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 10। तो मैंने M is equal to 8 कंसिडर किया ना, M is equal to 8। और अगर मैं M को 8 लूँगा तो वी गेट L इज लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो वी गेट 9 pairs। L values of 9 are 9 values of L all are possible, 9 values of L are possible। Therefore we get 9 pairs। और अगर मैं इन सबको ऐड करता हूँ ना तो we get 2 plus 3 plus 4। Therefore required number of elements in S2 is equal to number of elements in S2 is equal to 2 plus 3 plus 4 up to 9। बस इसको निकाल सकते हैं ना। और इसको अगर मैं निकालता हूँ तो जो फाइनल आंसर आएगा, हम चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं ना इसको, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर निकाल लो, उसमें से 1 और 10 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अपने ना। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर आएगा n इंटू n+1 अपॉन 2 और -1 प्लस 10 को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें से। तो वी गेट दिस इज 55 माइनस 11 इज इक्वल टू 44। 44 विल द करेक्ट आंसर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S2 विल बी 44। अब S3 की बात करते हैं अपन। अब हम S3 की बात करेंगे ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S2 इज 44, बी इज द करेक्ट आंसर। और अगर मैं थर्ड की बात करता हूँ, थोड़ा आसान है क्योंकि हमें क्वाड्रपल्स निकालने हैं ना। फर्स्ट एलिमेंट L है, सेकंड M हमारे पास है, थर्ड N है, उसके बाद O है। लेकिन उनमें ऑर्डर दिया हुआ है ना कि वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है हमारे पास। लीस्ट जो है L है हमारे पास और जो ग्रेटेस्ट है वो O है ना। तो हमें 4 डिफरेंट नंबर चाहिए ना। इस सेट में से हम 4 डिफरेंट नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं ना। और अगर मैं 4 डिफरेंट नंबर सेलेक्ट करूँगा, लेकिन लिमिटेशन है कि L 1 से बड़ा होगा और जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो 10 से छोटा होगा। तो हमें जो सेलेक्ट करने होंगे नंबर वो 2 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये जो 8 नंबर हैं इनमें से कोई 4 नंबर मुझे सेलेक्ट करना है ना।
तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज 8C4 और अगर मैं 8C4 को कैलकुलेट करूँगा तो वी गेट 8C4 विल कम आउट टू बी 70, 8C4 विल कम आउट टू बी 70। तो S1 में एलिमेंट 1000 आ जाएंगे, S2 में 44 आ जाएंगे और S3 में जो है 70 आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों ना। इफ द इक्वेशन इज दिस देन फाइंड वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो मैथमेटिकली भी सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि हमें नंबर ऑफ काउंटिंग पता लगानी है एक्चुअली ना। और जब हम काउंटिंग की बात करते हैं जनरली, जब काउंटिंग कैलकुलेट करनी हो तो ग्राफिकल भी हम फॉलो कर सकते हैं, ग्राफिकल तरीका भी लगा सकते हैं। सॉल्यूशन चाहिए होते हैं तो हमें मैथमेटिकली सोल्व करने के बारे में सोचते हैं हम। तो ये मैथमेटिकल तरीका भी क्रिटिकल पॉइंट के आसपास हम निकाल के देख सकते हैं, अदरवाइज ग्राफिकली भी सोल्व किया जा सकता है इसको। ग्राफिकली सोल्व करने के लिए हमने अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से इसको हमने इंटरचेंज कर लिया है ना। इसको इस तरह से लिख लेता हूँ ना, ताकि एक ग्राफ हम ये ड्रॉ कर लेंगे और एक बार ये ड्रॉ कर लेंगे, और जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे उतने इसके नंबर ऑफ रियल रूट आ जाएंगे हमारे पास। ग्राफ ड्रॉ करना आता ही है। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ y इक्वल टू 3x² + x - 1, एक ग्राफ में ड्रॉ करता हूँ और एक हम ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू 4 × मॉडुलस ऑफ x² - 1। अब इसको ड्रॉ करना आसान है ना, वर्टेक्स वगैरह निकाल सकते हैं अपन ना। तो अगर मैं वर्टेक्स अगर निकालूंगा तो डिफरेंशिएट वगैरह करके निकाल सकते हैं। वर्टेक्स निकालेंगे, डिफरेंशिएट किया मैंने 6x + 1 = 0, वी गेट x = -1/6। और अगर मैं x = -1/6 यहाँ रखता हूँ तो उससे वैल्यू आती है y एट x = -1/6 विल कम आउट टू बी 1/36 आएगा, तो 1/12 आ जाएगा, -1/6 वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ y एट x = -1/6। तो 1/12 - 1/6 - 1 = दिस इज 12, 1 - 2 - 12 and that will come out to be -14 - 13/12 and which will be less than -1, which will be less than -1। तो जो वर्टेक्स आएगा वो -1/6 -13/12 पर आएगा ना। तो ये डायग्राम बनाने के बारे में सोच सकते हैं इसका ना। तो ये जो था हमारे पास y = 3x² + x - 1 and the vertex is -1/6 and -13/12। तो एक तो मैं ये डायग्राम बना लेता हूँ ना। -1/6 लिया मैंने रफली, -13/12, तो वर्टेक्स अप्रोक्सीमेटली यहाँ आएगा। अप्रोक्सीमेटली क्या, एग्जैक्टली यहीं आएगा। और x = 0 पर अगर हम वैल्यू देखें तो -1 आ रही है ना। सिंपली क्वालिटी का डायग्राम बना रहे हैं हम, -1 का यहाँ आ जाएगा हमारे पास है ना। तो क्वाड्रेटिक का डायग्राम इस तरह से आ जाएगा। ये जो क्वाड्रेटिक माउथ ओपनिंग अपवर्ड, इसका डायग्राम इस तरह से बना सकते हैं अपन। अब हमें ड्रॉ करना है y = मॉडुलस ऑफ 4 × x² - 1। तो ये डायग्राम तो बना सकते हैं ना। अगर मैं देखता हूँ कि भाई x² - 1 का डायग्राम मॉडुलस लेना है ना, तो x = 1 पर वैल्यू क्या आ जाएगी, x = 1 पर ही 4 आ जाएगा ना। x = 0 पर देखें पहले, तो 0 पर वैल्यू 4 आ जाएगी ना। यानी पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा, x² - 1 का मॉड ले लूंगा ना। समझ रहेंगे मेरे हिसाब से आप ना। तो इसमें अगर हम 0 पर देखें तो 0 पर तो 4 आ जाएगा यहाँ पर ही। x = 1 पर वैल्यू 0 आएगी, तो देख सकते हैं 1 इधर आएगा, या इधर आएगा। तो 1 पर जो इसकी वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब 1 कहीं ना कहीं यहाँ आएगा इस जगह ना। और अगर मैं -1 देखता हूँ, -1 पर भी 0 आएगा वो, तो -1 को अगर मैं देखूंगा तो उस पर वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, यानी -1 भी कहीं ना कहीं यहाँ है ना। अब हम डायग्राम बना रहे हैं। अगर मैं एक्चुअल डायग्राम बनाता, अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा y = 4 × x² - 1, तो ये 1 से -1 के बीच में नीचे आएगा x एक्सिस पर, लेकिन मोड ले रहे हैं अपन तो ऊपर आ जाएगा ना। तो डायग्राम, इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे हिसाब से, डायग्राम ऐसा बनेगा ना। अब 1 के बाद बात करते हैं ना। अगर x 1 से बड़ा है तो इस एक्सप्रेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं, इफ x is greater than 1 और x is less than -1, then this expression can be written as y = 4 × x² - 1। इसको ऐसा लिखा जा सकता है ना। अब ये कि अपवर्ड रहेगा इसके बाद ये ना, तो ये हो सकता है ये कंफ्यूजन हो कि भाई कट नहीं करेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं ये जो है 3x² है और वो 4x² है। तो अल्टीमेटली अगर हम x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पर अप्रोच करेंगे तो 4x² विल इंक्रीज मच फास्टर देन 3x²। इसका डेफिनेटली ये कि ये डायग्राम जो 4x² - 1 का डायग्राम बनाने वाला हूँ 1 के बाद, ये इसके नीचे नहीं रह सकता, कहीं ना कहीं आगे जाके कट करेगा इसे ना। और अगर कट करेगा तो कट करने के बाद फिर कभी नीचे नहीं आएगा ना, क्योंकि अगर x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी होगा तो x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पर 4x² ज़्यादा तेजी से इंक्रीज करेगा कंपेयर टू 3x²। तो ये 4x² - 1 का डायग्राम ऐसा बना सकते हैं, कहीं ना कहीं आगे जाके क्रॉस करके ऊपर निकल जाएगा ना।
और वो जो क्वाड्रेटिक था माउथ ओपनिंग अपवर्ड 3x² + x - 1. तो वी कैन काउंट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. फर्स्ट सॉल्यूशन इज दिस, second one is this, third one will be this, and the last one will be this. There will be number of solutions are 4. जरूर नहीं अपन ग्राफिकली सोल्व करें, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं इसलिए हमने काउंटिंग ही करनी थी हमें, तो ग्राफिकल तरीका फॉलो किया हमने, अदरवाइज मैथमेटिकल तरीका भी फॉलो कर सकते थे. क्रिटिकल पॉइंट एक तो 1 और -1 के बीच में ले लो आप, एक अवे फ्रॉम 1 और एक अवे फ्रॉम -1. ये केसेस कंसिडर करके भी हम एल्जेब्रिक मेथड का यूज करके भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते थे. तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे ऑफ फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों ना. एरिया अंडर द कर्व से रिलेटेड सवाल है ना. यू टू फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन फाउंड बाय दीज गिवन इनइक्वलिटीज. लीनियर इनइक्वलिटीज हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती ड्रॉ करने में इनको ना. तो जो भी अलग अलग बाउंड्रीज हमारे पास हैं, जो अलग अलग कंडीशन से इनको ड्रॉ करते हैं हम. वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, एक्स एक्सिस. x = 0 से 9/4 की बात करनी है ना. मैं 9/4 ये कुछ बाउंड्रीज है हमारे पास, इनको क्रॉस नहीं करना हमें ना. x = 0 से x = 9/4 के बीच में सोचना है ना. y = 0 to 1. दिस इज y = 1. अब x + y > 2 को ड्रॉ कर रहे हैं ना. तो इनइक्वलिटी को ड्रॉ करने के पहले या लीनियर इनइक्वलिटी को ड्रॉ करने के पहले सबसे पहले हम इक्वलिटी की बात करेंगे. x + y = 2 को ड्रॉ करता हूं मैं ना. तो x = 0 पर ये 2 आ जाएगा, यहाँ कहीं 2 यहाँ रहेगा हमारे पास. तो ये कुछ ऐसा आने वाला है ना. लेकिन हमें ग्रेटर देन की बात करनी है, तो अगर मैं ओरिजिन को रखता हूँ तो ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा ना. तो ओरिजिन वाला पोर्शन नहीं चाहिए अपने को, हमें ये वाला पोर्शन चाहिए इसका ना. इसके इधर वाला पोर्शन चाहिए मुझे, और y = 1 के नीचे वाला पोर्शन चाहिए ना. अब हमें लास्ट ड्रॉ करना है x > 3y. तो पहले इसको ड्रॉ करने के बारे में सोचते हैं हम. x = 3y. तो अगर x = 3y और लाइन y = 1 को अगर मैं सोल्व करूंगा, क्योंकि यहाँ ओरिजिन से तो पास होगा ही सही ना. और अगर मैं x = 3y और y = 1 को सोल्व करता हूँ, तो जो पॉइंट मेरे पास आएगा वो आएगा 3,1. और ये 9/4 है, तो 3,1 कहीं यहाँ आने वाला है हमारे पास इस तरह से ना. तो लाइन जो x = 3y आने वाली है, दैट विल बी लाइक दिस, वह इस तरह से आ जाएगी ना. अब जो रीजन फॉर्म होगा ना, अगर हम देखें भाई x > 3y की बात कर रहे हैं, तो जैसे 9/4, 0 है हमारे पास. तो अगर मैं 9/4 अगर यहाँ रखता हूँ, 9/4, 0, तो वो सेटिस्फाई कर रहा है. इसका मतलब हमें लाइन चाहिए और लाइन के नीचे वाला पोर्शन चाहिए ना. लाइन और लाइन के नीचे वाला पोर्शन चाहिए, यानी अल्टीमेटली मुझे एरिया इस रीजन का निकालना है ना. एक तो ये बाउंड्री आ जाएगी, ये बाउंड्री आ गई x + y > 2 वाली है ना. एक इस बाउंड्री की बात कर सकते हैं, एक इस बाउंड्री की बात कर सकते हैं, और एक इस बाउंड्री की बात कर सकते हैं. यही रीजन फॉर्म हो रहा है हमारे पास है ना. और हमें इस एरिया को कैलकुलेट करने के बारे में सोचना है ना. तो ये एरिया निकाल सकते हैं अपन. तो इसमें भी जो ये वाला एरिया बन रहा है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा. इसका एरिया हम अलग से निकाल लेंगे, इसका एरिया हम अलग से निकाल लेंगे ना. क्योंकि ये जो पॉइंट हमारे पास है, इस पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस पॉइंट इज 2, 0, दिस पॉइंट इज 9/4, 0. और ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें. इसको कैलकुलेट करने के लिए ये जो लाइन हमारे पास है, दैट इज x = 3y, दिस इज x = 3y. तो एक तो x = 3y हमारे पास है, और ये जो वर्टिकल लाइन है दैट इज x = 9/4, x = 9/4. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा. अगर मैं इस पॉइंट को a एज्यूम कर लेता हूँ ना, इस पॉइंट को मैं b एज्यूम कर लेता हूँ, इस पॉइंट को c एज्यूम करता हूँ, और इस पॉइंट को d एज्यूम कर लेता हूँ, तो ABC ट्राइंगल का एरिया तो फटाफट निकल जाएगा ना. राइट एंगल ट्राइंगल से निकाल लेंगे ना. ACD ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा. तो A पॉइंट को निकालने के लिए हम इन दोनों को सोल्व कर लेंगे. जो A है वो x = 3y और x = 9/4 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना. तो पॉइंट A को निकाल सकता हूँ, उसका जो x कोऑर्डिनेट आएगा इट विल बी 9/4, और x को अगर मैं 9/4 रखूंगा तो व्हाट वी गेट 3/2. तो पॉइंट A हमारे पास इस तरह से आ जाएगा यहाँ पर ना. C पॉइंट दे रखा है 2, 0. D पॉइंट हमें निकाल सकते हैं. D को निकालने के लिए अगेन जो है हमें D पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए, अगर हम ध्यान से देखें, एक तो मैं x + y = 2 को सोल्व करना पड़ेगा. x + y = 2 एंड दैट इज x = 3y, x = 3y. तो इन दोनों को सोल्व कर लो, उससे D पॉइंट आ जाएगा ना. और x को 3y रखता हूं तो 4y = 2, y = ½. तो D पॉइंट विल कम आउट टू बी, D का जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो तो ½ आ जाएगा ना, क्योंकि 4y = 2 आएगा, तो y = ½ आ जाएगा. और अगर y ½ आएगा तो x = कितना आ जाएगा 3/2 ना. तो बस अब मेरे हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं ना.
इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। देखो आप, क्योंकि मुझे ए पॉइंट पता है ना, ए पॉइंट पता है 9/4, 3/2, तो हाइट तो 3/2 हो गई ना। कैलकुलेट आप कर लेंगे मेरे हिसाब से ना, ये हाइट 3/2 आ जाएगी। ये डिस्टेंस में निकाल सकता हूँ, बेस में निकाल सकता हूँ ना, दैट इज 9/4 - 2, 9/4 - 2। ये अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो इसको निकाल सकता हूँ 9/4 - 2। तो हाफ बेस इंटू हाइट का कंसेप्ट लगा के हम इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। बेस तो हमारे पास ये आ जाएगा 9/4 - 2, इसको चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट विल बी 1/4। हाइट आ गई 3/2 हमारे पास। अब इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए डिटरमिनेंट का यूज कर लो आप चाहो तो ना। अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ट्राइंगल ACD का एरिया निकालना है, तो वर्टेक्स ए मैंने आपके लिए निकाल दिया, वर्टेक्स सी मैंने निकाल दिया आपके लिए, दैट इज 2,0, और वर्टेक्स डी हमने कैलकुलेट कर लिया ना। तो अगर ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स हमारे पास हैं तो उस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो उसका एरिया अलग निकाल लूंगा मैं और इसका अलग से कैलकुलेट कर लूंगा ना, और दोनों को ऐड कर देंगे, एंड फाइनल आंसर विल कम आउट टू बी 11/32। कैलकुलेट आप कर लेंगे मेरे हिसाब से, मैंने सब कुछ बता दिया आपको जो रिक्वायर्ड है कैलकुलेशन के लिए, और फाइनल आंसर विल कम आउट टू बी 11/32। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन है। इफ z = x + i y, x, y belongs to R, be a variable complex number and argument of z plus alpha upon z plus beta is equal to pi/4, if the equation or locus of z is this। ठीक है, वो इक्वेशन ऑफ z का लोकस दे रखा है। बेसिकली जो z का लोकस आएगा ना, वो हम जानते हैं pi/4 है, तो मेजर आर्क आएगा हमारे पास सर्कल का ना, एक ऐसे सर्कल का मेजर आर्क आएगा जिसकी कोड के जो एंड पॉइंट है वो हमारे पास -α और -β है ना। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इससे बड़ा आसान हो गया, अल्फा और बीटा रियल नंबर दिए हुए हैं ना। अल्फा बीटा अगर रियल नंबर हमारे पास है तो मतलब ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, इसका मतलब है ना। तो जेड का लोकस दिया हुआ है, अल्फा बीटा मुझे कैलकुलेट करने हैं, अल्फा और बीटा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं ना। तो अगर एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं तो मुझे सर्कल और एक्स एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं। तो सर्कल और एक्स एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि हम वी पुट y = 0 इन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो इफ यू पुट y = 0 in the given equation, then we get x² plus 5x plus 4 is equal to 0, and simply we can get two values of x is equal to -1 or x is equal to -4. Therefore the possible values of alpha and beta, alpha is equal to -1 और बीटा इज इक्वल टू -4। ऑप्शन जो दे रखे हैं उनसे यही फिट बैठता है कि अगर x की दो वैल्यू आ रही है -1 -4, तो अल्फा विल बी -1 एंड बीटा विल बी इक्वल टू -4। तो ये जो प्रॉब्लम था, ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी, इससे प्रॉब्लम को कैलकुलेट करना बड़ा आसान हो गया ना। अगर हम वहाँ से ट्राई करेंगे तो टाइम लगेगा कैलकुलेट करने में ना। इसलिए बेस्ट तरीका ये है कि इन्फॉर्मेशन पढ़ो आप, सवाल में क्या दिया हुआ है, एंड देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों ना। लेट f(x) बी ए कंटिन्यूस फंक्शन सच दैट 0 to pi/3 f of t dt इज इक्वल टू 0। तो एक इन्फॉर्मेशन ये है कि फंक्शन कंटिन्यूस है। सेकंड, उस कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में इन्फॉर्मेशन है कि 0 to pi/3 अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो 0 आ जाता है ना। f of 0 इज इक्वल टू 1 है, तो पता लगाना है कौन कौन से ऑप्शन ट्रू है ना। अगेन लेबनिज़ थ्योरम में सवाल काफ़ी आते हैं ना, मेंस में भी आते हैं, एडवांस के अंदर भी आ ही रहे हैं, दिख रहा है हमें ना। तो 1 by 1 सोल्व करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले ए ऑप्शन पर आते हैं ना हम। तो ए ऑप्शन के बारे में अगर हम देखें हम, तो ए ऑप्शन हमारे पास है लिमिट x अप्रोचिंग 0, लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है हमें। तो 0/0 का फॉर्म बन रहा है वैसे ना। तो सॉर्ट आउट करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए हम कहीं ना कहीं इंटीग्रल को डिफरेंशिएट करना है, तो वी विल यूज लेबनिज़ थ्योरम। तो जो ऊपर x दिया हुआ है ना, उसको मैनिपुलेट कर लेते हैं हम। 0 to x f of t dt हमारे पास है। अगर x अप्रोचिंग टू 0 लिमिट अप्लाई करूंगा तो न्यूमरेटर विल बिकम या विल अप्रोच टुवर्ड्स 0, और जो x है उसको अगर मैं एडजस्ट करता हूँ, माइनस साइन भी कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि एक्सटर्नल लिमिट कहीं ना कहीं क्लिक करती है इसको देख करना। अगर e⁻fx कहीं है और अगर fx 0 पर अप्रोच कर रहा है तो कहीं ना कहीं जो एक्सटर्नल लिमिट है e⁻fx -1 upon fx, तो वो अप्लाई करने के बारे में सोचते हैं हम। लेकिन हमें x² की रिक्वायरमेंट है, तो जिसकी रिक्वायरमेंट है वो क्रिएट कर लो पहले आप x²। फिर मैंने यहाँ x² क्रिएट कर लिया, ओरिजिनल सवाल में यहाँ x था ना, इसको मैंने ऐसा लिख लिया ना। अब इसमें हम अगर लिमिट अप्लाई भी कर रहे हैं ना, तो हम जानते हैं प्रोडक्ट और डिवीजन में अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं और प्रोडक्ट और डिवीजन में अगर किसी फंक्शन की लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो उसको बार बार कॉपी करने की जरूरत नहीं होती है ना। अगर मैं लिमिट यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ तो दिस लिमिट विल कम आउट टू बी 1, और ये माइनस साइन है तो -1 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ ना। तो वी कैन राइट दिस एज -1 लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, x अप्रोचिंग टू 0 एंड x इंटू 0 to x f of t dt अपॉन x²। ये लिमिट हमने अलग से अप्लाई कर दी क्योंकि ये लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू आ रही है, इसको अलग से अप्लाई कर सकते हैं। माइनस साइन था तो -1 को मैंने अलग कर लिया है ना, बाकी लिमिट मैंने अप्लाई। अब अगेन 0/0 है तो एक तो दिख रहा है इस नॉन जीरो नंबर से, बिकॉज x अप्रोचिंग टू 0 मीन्स x इज नॉट इक्वल टू 0। नॉन जीरो नंबर से नॉन जीरो नंबर को मैं कैंसिल कर सकता हूँ।
और अगर मैं वापस अप्लाई करूं तो वी गेट माइनस लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, 0 to x f of t dt अपॉन x। अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूं तो वापस 0/0 ही बनेगा। अब सिंपल लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर अपने ना, ऊपर का डिफरेंशियल ऊपर निकाल लेता हूँ, नीचे का नीचे निकाल लेता हूँ। ऊपर डिफरेंशिएट करना आसान है ही सही ना, सिंपली वी गेट एफ एक्स, नीचे आ जाएगा 1। और अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ तो माइनस साइन बाहर है ना, वी गेट एफ ऑफ 0। एंड व्हाट इज एफ ऑफ 0? एफ ऑफ 0 इज 1, तो आंसर विल बी -1। तो जो ए ऑप्शन हमारे पास था उस ए ऑप्शन का आंसर आ जाएगा -1। तो ए करेक्ट है इसका मतलब है ना, ए की जो वैल्यू आएगी वो -1 आ गई। ऐसे बी ऑप्शन को कैलकुलेट करेंगे ना, बी ऑप्शन को अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो बी ऑप्शन में वापस हम अगर अप्लाई करते हैं लिमिट तो 0/0 बनता है ना, उसको कैलकुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। जैसे लिमिट x अप्रोचिंग 0 है, साइन x अगर दिख रहा है तो साइन x/x का यूज़ करते हैं हम, इस तरह लिमिट का यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो इसको इस तरह से डिजाइन किया जा सकता है, लिमिट x अप्रोचिंग 0 साइन x अपॉन x, ये मैंने क्रिएट कर लिया ना, 0 to x f of t dt अपॉन x, वो जो x स्क्वायर का एक x था मैंने ऊपर एडजस्ट कर लिया ना, और साइन x अपॉन x को मैं 1 लिख सकता हूँ। अगेन प्रोडक्ट और डिवीजन में अगर लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो उसको अलग से अप्लाई कर सकते हैं मतलब है ना। और अगर मैं यहाँ अप्लाई करूँगा तो लिमिट विल कम आउट टू बी 1, उसको बाहर निकाल लेता हूँ। और वापस अगर 1 लिखने के बाद सिंपल अगर मैं लेबनिज़ थ्योरम लगाऊंगा तो अगेन वी गेट एफ ऑफ 0, 0 to x एफ ऑफ टी डी टी अपॉन x, ये सिंपली ऐसा बन जाएगा ना। और वापस अगर मैं लेबनिज़ थ्योरम लगा दूंगा तो लेबनिज़ थ्योरम लगाने के बाद अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ इस तरह से आ जाएगा ना, एफ एक्स अपॉन 1। और अगर मैं लिमिट अप्लाई कर दूंगा तो अगेन वी गेट एफ ऑफ 0 एंड एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो बी ऑप्शन में जो लिमिट है उसका आंसर 1 आना चाहिए ना, लेकिन हमें -1 दिया हुआ है, देयरफॉर बी इज इनकरेक्ट। अब सी ऑप्शन पर आते हैं ना, तो सी ऑप्शन में हमें पता लगाना है कि जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन हैज एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन इन 0 to π/3। तो इक्वेशन हमारे पास थी एफ एक्स माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 3x, और पता लगाना है कि इस इक्वेशन का इस इंटरवल के अंदर 0 से π/3 में एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा ना। तो सिंस हमें ये इंटीग्रल गिवन है ना कि इंटीग्रल 0 to π/3 फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूस है, और ये इंटीग्रल दिया हुआ है कि एफ ऑफ टी डी टी बराबर 0। तो इसका मतलब ये है कि अगर 0 से π/3 में एफ ऑफ टी डी टी का इंटीग्रल, अगर एफ ऑफ टी का इंटीग्रल 0 आ रहा है और फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो हम एफ एक्स के ग्राफ के बारे में इस तरह से सोच सकते हैं। हमें गिवन भी है कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 के बराबर है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो एफ ऑफ 0 को 1 में मैं कहीं मार्क कर लेता हूँ, π/3 को मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया ना। फंक्शन कंटिन्यूस है 0 से π/3 में, हमें दिया हुआ है एफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है, और कंटिन्यूस फंक्शन को अगर मैं 0 से π/3 में इंटीग्रेट कर रहा हूँ 0 आ रहा है, इसका मतलब अगर मैं एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो 0 से π/3 के बीच में एफ एक्स एक्स एक्सिस को कम से कम एक बार क्रॉस करेगा ना। तो मान लिया मैंने कि मान लो एग्जैक्टली एक बार भी क्रॉस कर रहा है, हमें एटलीस्ट 1 के बारे में बात करनी है क्योंकि एफ एक्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। हम बोल सकते हैं 0 से π/3 के बीच में एक बार वो एटलीस्ट क्रॉस करेगा एक्स एक्सिस को। तो रफ अगर डायग्राम भी बनाता हूँ मैं तो इस तरह का मान लो कुछ डायग्राम बन रहा है ना, हो सकता है वो क्रॉस करके ऊपर भी चला जाए, लेकिन एटलीस्ट एक बार वो डाउन नीचे आएगा जरूर, और एक्स एक्सिस को एक बार क्रॉस करेगा ना। अब यहाँ अगर हम देखते हैं कि 0 से π/3 में अगर मैं 3 sin 3x के डायग्राम के बारे में बात करूँ, y इज इक्वल टू, ये तो मैंने एफ एक्स का डायग्राम बनाया है ना, और 3 sin 3x के बारे में बात करें अगर, तो सिंस x का जो इंटरवल हमारे पास 0 से π/3 है तो 3x जो आएगा वो 0 से π में लाई करेगा ना, 3x विल लाई इन द ओपन इंटरवल 0 to π। और अगर मैं 3 sin 3x का डायग्राम बनाता हूँ 0 से π के अंदर ना, तो हम देख रहे हैं 0 पर तो वैल्यू 0 आएगी ना, 0 पर वैल्यू 0 आ जाएगी ना, और π/3 पर वैल्यू अगेन 0 आ जाएगी। और अगर कहीं ना कहीं π/6 को अगर मैं देखूंगा ना, कहीं भी अगर π/6 आता है तो 3 sin 3x का ग्राफ ऐसा कुछ बनने वाला है ना, वो 3 तक जाएगा, कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा ना। तो दोनों ग्राफ यानी एफ एक्स और 3 sin 3x 0 से π/3 के बीच में एक बार क्रॉस करेंगे ना, और अगर एक बार क्रॉस करेंगे यानी एटलीस्ट एक एक्स ऐसा आएगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना। आई थिंक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा आपको ना। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इस इक्वेशन का एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन आएगा 0 से π/3 के बीच में ना। अगर डी ऑप्शन पर आते हैं तो सी इज द करेक्ट आंसर, हैज एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन इन 0 to π/3। और अगर डी ऑप्शन को देखें, ये तो डी में अगेन दोनों के ग्राफ बनाऊं अलग अलग में ना, ये डी ऑप्शन के बारे में इस तरह से भी सोच सकते हैं हम, डी ऑप्शन के बारे में इस तरह से सोच सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है एफ एक्स माइनस 3 टाइम्स ऑफ cos 3x इज इक्वल टू 0। तो इसमें सिंपली हम देख सकते हैं कि जो फंक्शन है
ये तो जानकारी है ही से हमारे पास कि 0 to π/3 एफ ऑफ टी डी टी ये 0 के बराबर है, ये तो गिवन इन्फॉर्मेशन है ही से हमारे पास है ना। तो इसमें इस पूरे फंक्शन का अगर मैं इंटीग्रल देखूंगा ना, मैंने मान लिया लेट दिस इज जी एक्स, और अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ 0 to π/3 जी एक्स डी एक्स, अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो सिंस एफ एक्स कंटिन्यूस है, हमें गिवन है ये कंटिन्यूस है, हम इसके बारे में जानते हैं ये कंटिन्यूस है, डिफरेंस फंक्शन भी कंटिन्यूस आएगा, यानी जो भी इंटरवल हमारे पास है उसमें ये जी एक्स फंक्शन जो डिफरेंस फंक्शन है दो कंटिन्यूस फंक्शन का, ये जी एक्स डेफिनेटली कंटिन्यूस होगा ना। और अगर मैं इस कंटिन्यूस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहा हूँ 0 to π/3 और अगर मैं दिखा दूँ कि ये इंटीग्रल 0 आ रहा है, तो फिर हम कह सकते हैं कि एफ एक्स जी एक्स बराबर 0 विल हैव एटलीस्ट वन सोल्यूशन इन द ओपन इंटरवल 0, π/3। और यहाँ जी एक्स मैं एज्यूम कर रहा हूँ एफ एक्स माइनस 3 टाइम्स ऑफ cos 3x को, और अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका जो इंटीग्रल आएगा वो sin 3x आएगा, कुछ कांस्टेंट भी आएगा, और 0 to π/3 अगर मैं sin 3x को इंटीग्रेट करूंगा, अलग अलग करके देख सकते हैं चाहे तो, मैं जो बोल रहा हूँ शायद वो समझ में भी आ रहा होगा आपको, एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो आप अटेम्प्ट करके आए हैं ना, 0 to π/3 cos of 3x, ऐसे अलग अलग इंटीग्रेट करके भी देख सकते हैं, अपन फील भी कर सकते थे यहाँ से कि sin 3x आ रहा है, 0 से π/3 रखूंगा, π/3 पर भी 0 आ जाएगा, 0 पर भी 0 आ जाएगा, तो ये इंटीग्रल तो मुझे गिवन है ही से 0 है ना, और ये दिख रहा है कि अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये भी 0 आ जाएगा। तो इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन in the interval open interval 0 to π/3 0, therefore we can say that this equation will definitely have at least one solution in the open interval 0, π/3। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं बच्चों ना, थोड़ा मैक्स मिनिमा भी है इसमें, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी है, एओडी का भी यूज़ होगा, और बेसिकली रेंज भी पूछी गई है। तो रेंज तो सिंपली क्वाड्रेटिक के कंसेप्ट से भी निकाल सकते थे अपन, रैशनल एक्सप्रेशन की रेंज निकालते हैं क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक की, लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में पूछा गया है। इस तरह का सवाल कराते भी हम लोग आप लोग क्लास में है ना, डेटा एक्जैक्टली सेम नहीं है ना, जब एओडी पढ़ते हैं उसका ग्राफ भी बताते हैं, फर्स्ट टाइम इसका ग्राफ एओडी के अंदर ही बताते हैं आपको ना। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है तो कहीं ना कहीं हमें डिफरेंशियल वगैरह तो करना पड़ेगा ना। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो कहाँ इंक्रीजिंग होगा कहाँ डिक्रीजिंग होगा, इंटरवल निकालने के लिए डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा अपने को। तो डिफरेंशिएट करना आता है, सिंपली क्वेश्चन रूल अप्लाई कर देंगे ना हम, थोड़ा बहुत मैं या डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं, डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगा ना, या एक तो एक स्टेप लिख सकता हूँ मैं, एफ डेस एक्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर विल रिमेन एज सच, वी डिफरेंशिएट न्यूमरेटर वी गेट 2x माइनस 3, अच्छा वो आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज 2x प्लस 2, डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 होल स्क्वायर। अभी मैनिपुलेट कर सकते हैं आप है ना, तो मैनिपुलेट करने पर वी गेट एफ डेस एक्स इज इक्वल टू 5x इंटू एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 होल स्क्वायर, ये डेरिवेटिव आ जाता है उसका ना। बस अब सिंपली यहाँ से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंटरवल निकाल सकते हैं अपन है ना। एक इंटरवल ये दिया हुआ है, ओपन है वैसे हमारे पास, कोई ऐसा कोई डिस्कस तो करना नहीं अपने को, क्लोज आएगा नहीं आएगा, ऑप्शन में ओपन दे रखा है, तो पता लगा सकते हैं भी कहाँ इंक्रीज कर रहा है कहाँ डिक्रीज कर रहा है ना। तो नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं हम चाहें तो। डेरिवेटिव हमारे पास फंक्शन का है एफ डेस एक्स इज इक्वल टू 5x इंटू एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 होल स्क्वायर। दो क्रिटिकल पॉइंट आए डेरिवेटिव के ना, दो जगह डेरिवेटिव 0 आ रहा है, एक तो -4 पर एक 0 पर है ना। 0 के बाद इंक्रीज करेगा, यहाँ डिक्रीज करेगा, और अगेन यहाँ इंक्रीज करेगा ना। तो जो इंटरवल पूछे हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के, वो तो हम पता लगा सकते हैं यहाँ से ना। हमें दिया हुआ है कि भाई 1 से 2 में वो इंक्रीज करेगा, और -2 से -1 में, जो 1 से 2 में वो इंक्रीज कर रहा है, और -1 से -2 में वो डिक्रीज करेगा। -1 कहीं ना कहीं यहाँ होगा हमारे पास, -2 यहाँ होगा ना। तो -2 से -1 में डिक्रीज कर रहा है, और 1 से 2 में वो इंक्रीज करेगा ना। -2 से -1 में डिक्रीज कर रहा है, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। और 1 से 2 में वो क्या करेगा, 1 से 2 में वो इंक्रीज करेगा, एक ये करेक्ट आंसर आ गया ना। अब एक ऑन टू चेक करना है और एक रेंज निकालनी है। कोडोमेन तो हमारे पास आर है ही सही ना। अब अगर रेंज अगर आर आ जाएगी, अगर ऑन टू करेक्ट है तो फिर ये फॉल्स है ना, और अगर ये करेक्ट है तो फिर वो फॉल्स है, यानी बी और सी में एक ही करेक्ट होगा ना। लेकिन कौन सा करेक्ट है ये पता लगाने के लिए रेंज तो हमें निकालनी पड़ेगी। अब रेंज निकालने के लिए तो क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट लगाएं,
ये जो हमने डिफ्रेंशिएट कर रखा है उसका यूज़ करके देख सकते हैं। डेरिवेटिव हमारे पास जो आया था दैट इज x बराबर 0 पर डेरिवेटिव 0 आ रहा है और फंक्शन हमारे पास है f(x) इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। आई थिंक फंक्शन हमारे पास यही है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। फंक्शन हमारे पास यही है ना। डेरिवेटिव दूसरी जगह 0 आ रहा है। इसका ग्राफ बनाने के बारे में सोच सकते हैं, अगर हम ग्राफ बना के देखेंगे तो ग्राफ से आई थिंक क्लियर हो जाएगा कि रेंज क्या आएगी, वो हमें एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा ना। तो एक बार 0 पर डेरिवेटिव 0 आ रहा है तो एफ ऑफ 0 को अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँगा तो एफ ऑफ 0 विल कम आउट टू बी -3/2। एफ ऑफ 0 विल कम आउट टू बी -3/2। और यहाँ पर देख सकते हैं हम क्या आएगा ना, हालांकि अलग से डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ग्राफ देखेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का आइडिया है अपने को, उससे मालूम पड़ जाएगा कि क्या आ रहा है, मिनिमम आ रहा है कि मैक्सिमम आएगा। एफ ऑफ -4 के बारे में सोचना पड़ेगा हमें ना, और अगर मैं एफ ऑफ -4 निकालूंगा तो एफ ऑफ -4 विल कम आउट टू बी, अगर मैं एफ ऑफ -4 निकालूंगा तो एफ ऑफ -4 जो आएगा हमारे पास, एफ ऑफ -4 विल बी 11/6। एफ ऑफ -4 अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 11/6 आ जाएगा ना। तो -4 अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो 11/6 आ रहा है ना, दिस इज 11/6। और अगर मैं -4 से 0 के बीच में देख रहा हूं तो डिक्रीज कर रहा है ना। डिक्रीज करने का मतलब यहाँ टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है, डेरिवेटिव 0 आ रहा है, और अगर -4 से 0 के बीच में डिक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इस तरह का शेप आने वाला है ना, यानी कहीं ना कहीं यहाँ मैक्सिमम आएगा ना। और 0 के बाद इंक्रीज करने वाला है ना, यहाँ भी हमारे पास टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है, और अगर 0 के बाद वो इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मिनिमम आने वाला है ना। तो यहाँ मिनिमम आ रहा है, वो मैक्सिमम आ रहा है, अलग से एफर्ट नहीं करना पड़ा हमें। अब हम देखते हैं भी 0 के बाद हमेशा वो इंक्रीज ही कर रहा है, तो इंक्रीज करके कहाँ जाएगा, वो इन्फिनिटी पे अप्रोच करेगा क्या। तो हमें x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पे लिमिट निकालने के बारे में सोचना पड़ेगा। और अगर मैं x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी लिमिट निकालता हूँ तो ऊपर नीचे सेम डिग्री का फंक्शन है, ऊपर 2 डिग्री का है, नीचे भी 2 डिग्री का, लिमिट विल कम आउट टू बी 1। तो f(x) विल अप्रोच टुवर्ड्स 1। तो x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पर लिमिट 1 आ जाएगी ना, ये 1 से बड़ा है, 1 कहीं ना कहीं यहाँ होगा तो 1 पर अप्रोच करेगा, इसका मतलब है ना x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पर 1 पर अप्रोच करेगा। ऐसे अगर मैं x अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी की बात करना चाहूँ तो अगेन माइनस इन्फिनिटी पर लिमिट कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। x अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी पर f(x) विल अगेन अप्रोच टुवर्ड्स 1। बस अब डायग्राम बनाना आसान है हमारे लिए ना, बाकी कुछ देखना नहीं कहाँ क्रॉस कर रहा है, सिर्फ रेंज की बात कर रहे हैं अपने ना। फंक्शन कंटिन्यूस है, इसे कोई दिक्कत नहीं है, या मैक्सिमा था नीचे कहीं आएगा हमारे पास, या कहीं कट करेगा ना, यहाँ आएगा अगेन, इसके बाद इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करके इन्फिनिटी पे अप्रोच नहीं करेगा, 1 पर अप्रोच कर जाएगा। वी हैव कैलकुलेटेड द लिमिटिंग वैल्यू एंड दिस विल बी द ग्राफ। और अगर इस तरह का कुछ ग्राफ हमारे पास है तो यहाँ से बोल सकते हैं रेंज विल कम आउट टू बी -3/2 से लेकर 11/6। द रेंज विल कम आउट टू बी -3/2 से लेकर 11/6 एंड देयरफॉर वी कैन से द फंक्शन इज एन इनटू फंक्शन। तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो फंक्शन विल बी इनटू फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों ना, ये भी थोड़ा इजी था मेरे हिसाब से, डेफिनेट इंडिकेशन पर बेस्ड है तो आसान था वैसे। तो लेट f(x) इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, π/8 से 3π/8 दे रखा है हमें ना, और g1x के बारे में दे रखा है, g2x के बारे में दिया हुआ है ना, और ये हमें si दे रखा है ना कि si इज इक्वल टू π/8 से 3π/8 f(x) इंटू gix। एंड वी हैव टू कैलकुलेट कॉम्प्रेंशन है, 2 सवाल है इसमें, एक बार हमें s1 कैलकुलेट करने का पड़ेगा और एक बार हमें s2 कैलकुलेट करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ना। तो बारी बारी से निकालते हैं, s1 s2 को निकालते हैं पहले ना। s1 का मतलब हो गया हमारे पास i इज इक्वल टू 1 रखना है ना, तो सिंस s1 विल बिकम π/8 to 3π/8, π/8 to 3π/8 and f(x) g1x, f(x) into g1x, f(x) into g1x, but it is given that g1x is equal to 1। तो g1x अगर 1 के बराबर है तो we have to integrate only f(x) π/8 to 3π/8, और हमें सिर्फ f(x) को इंटीग्रेट करना है ना, f(x) dx, हमें सिर्फ इसी को इंटीग्रेट करना है, और f(x) फंक्शन गिवन है हमारे पास तो कोई दिक्कत भी नहीं है ना, तो उसको बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो जो s1 हो गया अल्टीमेटली हमारे पास दैट इज π/8 to 3π/8, π/8 to 3π/8 एंड f(x) इज साइन स्क्वायर एक्स। तो वैसे साइन स्क्वायर इंटीग्रेट करना आता है हमें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान से देखें प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाने की कोशिश करते हैं ना, प्रॉपर्टी नंबर 5 बोलते हैं, सब बच्चे जानते हैं, वैसे ऐसी बात नहीं है ना। तो इनका सम जो आ रहा है ना दैट इज π/2, इनका सम आएगा हमारे पास π/2। तो वी आर अप्लाइंग प्रॉपर्टी नंबर 5, मीन्स वी आर रिप्लेसिंग x बाय a plus b minus x, a plus b minus x, that is to say we are replacing x by
पाई बाई टू माइनस एक्स, एक्स को मैं पाई बाई टू माइनस एक्स से रिप्लेस कर देता हूँ ना, प्रॉपर्टी नंबर 5 अप्लाई कर रहा हूँ मैं S1 निकालने के लिए, तो S1 विल बिकम, या S1 कैन बी रिटन एज पाई बाई 8 टू 3 पाई बाई 8, और अगर मैं x को रिप्लेस कर रहा हूँ पाई बाई टू माइनस एक्स से, तो वी गेट cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। नाउ सिंपली वी कैन ऐड दीज टू इक्वेशंस एंड वी गेट 2s1 इज इक्वल टू पाई बाई 8 टू 3 पाई बाई 8, और अगर मैं ऐड करूँगा तो व्हाट वी गेट sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, एंड दैट विल कम आउट टू बी 3 पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8, डी एक्स को इंटीग्रेट करने पर x आ जाएगा, 2 पाई बाई 8 पाई बाई 4 आ जाएगा, दैट विल बी पाई बाई 4, एंड देयरफॉर S1 विल बी इक्वल टू पाई बाई 8। तो S1 की जो वैल्यू आएगी बच्चों पाई बाई 8 आ जाएगी ना, आई थिंक कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई ना, S1 विल कम आउट टू बी पाई बाई 8, और अगर S1 पाई बाई 8 हमारे पास है, S1 अगर पाई बाई 8 है तो वैल्यू ऑफ 16 S1 अपॉन पाई, क्योंकि S1 हमारे पास आया पाई बाई 8 और S1 अगर पाई बाई 8 आ रहा है, तो सिंपली वी कैन गेट 16 S1 अपॉन पाई विल बी इक्वल टू 2। तो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 इज बी, बी इज द करेक्ट आंसर। अब हमें S2 के बारे में देखना है, जो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास था, हमें S2 के बारे में देखना है ना, S2 के बारे में। तो S2 में दिया हुआ है हमें ना, तो S2 मुझे कैलकुलेट करना है, एंड S2 इज इक्वल टू पाई बाई 8 टू 3 पाई बाई 8, पाई बाई 8 टू 3 पाई बाई 8, एंड fx g2x, fx इंटू g2x dx। अब g2x के बारे में गिवन है हमें ना कि g2x इज इक्वल टू, सिंस g2x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ पाई माइनस 4x। अब मॉडुलस ऑफ पाई माइनस 4x लिखें या मॉडुलस ऑफ 4x माइनस पाई लिखें, एक ही बात है, बिकॉज मॉड ऑफ माइनस टी सेम इज मॉड ऑफ टी। तो ये g2x हमें दिया हुआ है ना, एक बार कंफर्म करते हैं, g2x यही है ना, g2x इज इक्वल टू, g2x को अगर हम कंफर्म करते हैं तो g2x इज इक्वल टू 4x माइनस पाई, 4x माइनस पाई दिया हुआ है हमें, तो ये मुझे कैलकुलेट करना है ना। तो इसको, और fx हमें दिया हुआ है sin स्क्वायर x है, तो S2 कैन बी रिटन एज, S2 कैन बी रिटन एज S2 इज इक्वल टू पाई बाई 8 टू 3 पाई बाई 8, fx इज sin स्क्वायर x एंड दैट इज 4x माइनस पाई। तो ये कैलकुलेट करना है मुझे ना, ये तो मॉड वगैरह ओपन करें अपन, क्रिटिकल पॉइंट पाई बाई 4 की बात करें ना, अदरवाइज वही प्रॉपर्टी नंबर अगर मैं 5 अप्लाई करने के बारे में सोचता हूँ ना, तो उसको अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स वी आर रिप्लेसिंग x बाय a प्लस बी, दैट इज पाई बाई 2 माइनस एक्स, एक्स को रिप्लेस कर देता हूँ मैं पाई बाई 2 माइनस एक्स है ना, तो व्हाट वी गेट, S2 हमारे पास ये था, अभी लिखा था मैंने, S2 इज इक्वल टू पाई बाई 8 टू 3 पाई बाई 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू मॉडुलस ऑफ 4x माइनस पाई, एक्स को हम रिप्लेस कर रहे हैं पाई बाई 2 माइनस एक्स से, मीन्स वी आर अप्लाइंग प्रॉपर्टी नंबर 5, तो वी गेट S2 इज इक्वल टू पाई बाई 8 टू 3 पाई बाई 8 साइन स्क्वायर एक्स विल बिकम कॉस स्क्वायर एक्स, और अगर मैं यहाँ रिप्लेस करता हूँ x को पाई बाई 2 माइनस एक्स से, तो व्हाट वी गेट, दैट इज 2 पाई माइनस 4x, यानी इट विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन एज 4x माइनस पाई डी एक्स। अगर मैं x को यहाँ रिप्लेस करूँगा पाई बाई 2 माइनस एक्स से, तो मॉडुलस ऑफ 4x माइनस पाई विल रिमेन सेम। अब हम प्रॉपर्टी S2 को कैलकुलेट करने के लिए प्रॉपर्टी अप्लाई की मैंने, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं अपने ना, तो ऐड करने पर व्हाट वी गेट 2 टाइम्स ऑफ S2 इज इक्वल टू पाई बाई 8 टू 3 पाई बाई 8, ऐड करूंगा अगर मैं, तो व्हाट वी गेट, ये तो कॉमन आ जाएगा ना, एंड साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स विल बिकम 1, तो मॉडुलस ऑफ 4x माइनस पाई डी एक्स। अब या तो इसको अपन मैथमेटिकली कैलकुलेट करें ना, ये हम जानते हैं एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका डायग्राम बना लेते हैं अपन, और डायग्राम बना के बड़ी आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ना। 4x माइनस पाई का अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो पाई बाई 4 पर क्रिटिकल पॉइंट आएगा, हम पाई बाई 8 से 3 पाई बाई 8 में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन मैं डायग्राम बनाता हूँ उसका 0 से पाई बाई 2 के अंदर है ना, 0 पर जो वैल्यू आएगी उसकी पाई आ जाएगी, और अगेन अगर पाई बाई 2 पर भी मैं निकालूंगा तो पाई बाई 2 पर जो वैल्यू आएगी अगेन पाई आ जाएगी, पाई बाई 4 के अबाउट सिमेट्रिक क्योंकि है ना, और डायग्राम इसका ऐसा बन जाएगा ना। बट वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ दिस डेफिनेट इंटीग्रल बिटवीन पाई बाई 8 एंड 3 पाई बाई 8, तो पाई बाई 8 कहीं यहाँ आएगा और 3 पाई बाई 8 कहीं यहाँ आ जाएगा, और ये इक्वल डिस्टेंसेस पर है हमारे पास है ना, तो हमें इसको इंटीग्रेट करना है ना। तो बेसिकली इंटीग्रेट, ये जो इंटीग्रल में निकालने वाला हूँ, इट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस, ये इस एरिया के बराबर होगा। तो हम किसी एक ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, दोनों ट्राइंगल सेम होंगे ना, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, इस एक का एरिया निकाल के डबल कर देते हैं ना। तो इन कंपेयर की हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करें
ज्योमेट्रिकली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं एंड वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। π/8 अगर मैं रखता हूँ यहाँ पर तो π/8 पर ही आएगा हमारे पास π/2 आ जाएगा, मतलब है ना। तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल कितना आ जाएगा, π/8 पर आएगा हमारे पास π/2 आ जाएगा ना, π/2 माइनस पाई इज π/2। तो अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालता हूँ तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी हाफ बेस इंटू हाइट। व्हाट इज π/4 माइनस π/8, दैट इज π/8 एंड हाइट इज π/2। तो द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी π² / 32। लेकिन हमें इसका एरिया भी यही आएगा, हमें दोनों एरिया चाहिए। इसको अगर मैं डबल कर दूंगा तो वी गेट 2s2 इजिकल टू ये जो पूरा वैल्यू आएगा इस ट्राइंगल का एरिया π² / 32 आया, इसका भी ये आएगा, डबल कर देता हूँ तो 2s2 विल कम आउट टू बी π² / 16, π² / 16। डबल कर दिया तो π² / 16 आ गया। therefore the value of s2 will be π² / 32। तो s2 की तो वैल्यू आ गई हमारे पास, हमें कैलकुलेट क्या करना है देखते हैं ना। कैलकुलेट जो हमें करना है दैट इज 48s2 / π², 48s2 / π²। तो 48 / π² और जो s2 की वैल्यू आई हमारे पास दैट इज π² / 32, π² / 32 हट जाएगा यहाँ से एंड 16 से कैंसिल करता हूँ तो वी गेट 3/2। तो द वैल्यू ऑफ 48s2 / π² विल बी 3/2। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। एलिप्स पर बेस सवाल है ना। तो एलिप्स दिया हुआ है x² / हॉरिजॉन्टल एलिप्स है हमारे पास, x² / 16 + y² / 9 = 1 and p, q, q dash are 3 points lying on this ellipse and m1, m2 are the midpoints of pq and pq dash. Then we have to find the maximum distance between m1 m2। तो डायग्राम बनाने के बारे में सोचते हैं पहले अपन। हॉरिजॉन्टल एलिप्स का डायग्राम बनाता हूँ मैं। And p, q, q dash are 3 points lying on this ellipse। तो this point is 4,0, this point is 0,3। 3 पॉइंट अगर मैं कंसिडर करता हूँ, कहीं भी ले सकते हैं हम एलिप्स के सर्कमफ्रेंस पर। फॉर एग्जांपल लेट मैंने p को ले लिया यहाँ पर है ना, q and q dash। These 3 points are lying on the ellipse and it is given that m1 and m2 are the midpoints of pq and pq dash। तो m1 जो है वो pq का मिडिल पॉइंट हमारे पास है, m1 is the middle point of pq and m2 is the middle point of pq dash। ये इसका मिडिल पॉइंट दिया हुआ है ना and we have to find the maximum distance between m1 and m2। We have to calculate the maximum distance of m1 m2। तो इसमें हम ट्राइंगल की बात कर सकते हैं। ट्राइंगल पी क्यू डैश बना हुआ है, पी क्यू क्यू डैश। तो हम जानते हैं लेंथ ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट्स लेंथ। तो हम ये बोल सकते हैं m1 m2 क्यू क्यू डैश के पैरेलल आएगा एंड द लेंथ ऑफ m1 m2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड दैट इज क्यू क्यू डैश। अब अगर हम चाहते हैं कि m1 m2 मैक्सिमम आए तो बेसिकली क्यू क्यू डैश मैक्सिमम आना चाहिए ना। तो हम ध्यान से देखेंगे अगर क्यू और क्यू डैश सर्कल की इलिप्स की सर्कमफ्रेंस पर हैं एंड वी वांट दैट द लेंथ ऑफ क्यू क्यू डैश इज मैक्सिमम, देन द मैक्सिमम लेंथ ऑफ क्यू क्यू डैश विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। ध्यान से देखें, अच्छा सवाल है, ज्योमेट्री पर बेस्ड है। या तो हम कैलकुलेट करके निकालते, ये पॉइंट में एज्यूम करता है इन टर्म्स ऑफ अल्फा, इसको एज्यूम करता मैं इन टर्म्स ऑफ बीटा, इसको एज्यूम करता मैं इन टर्म्स ऑफ गामा, फिर मैं m1 कैलकुलेट करता मिड पॉइंट, फिर मैं m2 कैलकुलेट करता, उनके बीच में डिस्टेंस थोड़ा लगाता, उनमें एंगल आते अल्फा बीटा गामा, फिर उसको मैनिपुलेट करता मैं मैक्सिमम मिनिमम का यूज़ करके या ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट लगा के। हमें m1 m2 को मैक्सिमाइज करना होता है ना। या सिंपल ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा दी हमने ना, तो हम जानते हैं ट्राइंगल में तो m1 m2 को मैक्सिमाइज करने के लिए वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्यू क्यू डैश। और जो क्यू क्यू डैश की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी दैट विल बी द इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस? सिंस a is equal to 4, therefore the length of the measure axis will be equal to 8. Therefore we can say that the maximum value of QQ dash is equal to 8. Therefore maximum value of M1 M2 is equal to 1/2 into 8, 1/2 into 8, and that will be equal to 4. That will be equal to 4. तो C is the correct answer। तो ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम था ना, आसान था, लेकिन अगर हम कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिकली टाइम ज़्यादा लगता है ना, तो सिंपल थ्योरम का यूज़ कर लिया हमने और आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों ना।
ये स्ट्रेट लाइन से बेस्ड सवाल है ना, तो ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल की दो साइड्स हमें गिवन है, इक्वेशन ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन, वन इज y is equal to 0 another is x plus y plus 1 is equal to 0 and the coordinates of orthocenter is given 1, 1. ऑर्थोसेंटर के बारे में हम जानते ही ना, इट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल। एक एल्टीट्यूड मैंने ये ड्रॉ कर दिया, एक एल्टीट्यूड मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ ना, एंड दिस इज द ऑर्थोसेंटर 1, 1. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कमसर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कमसर्कल पासिंग थ्रू द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो मैंने मान लिया ट्रायंगल के जो वर्टाइसेस हैं उनको मैंने ABC एज्यूम कर लिया ना, तो वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कमसर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC। तो सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए हम कोशिश करते हैं भाई अगर वर्टाइसेस आ जाएंगे तो ठीक है, वेल एंड गुड है ना। और एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि द मिरर इमेज ऑफ ऑर्थोसेंटर अबाउट एनी साइड्स, अबाउट एनी ऑफ द साइड्स लाइज ऑन द सर्कमसर्कल, यानी जो ऑर्थोसेंटर का अगर मैं किसी साइड के अबाउट मिरर इमेज निकालूंगा तो दैट लाइज ऑन द सर्कमसर्कल, वो सर्कमसर्कल पे लाई करता है हमारे पास, है ना। तो डायग्राम में आगे बनाने की कोशिश करता हूँ। एक सर्कल बना लिया मैंने, हमें ट्रायंगल ABC के सर्कमसर्कल का इक्वेशन निकालना है। तो लेट दिस इज सर्कमसर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC के दो साइड्स हमें गिवन है, वन इज y is equal to 0, y is equal to 0 and other is x plus y plus 1 is equal to 0, other is x plus y plus 1 is equal to 0, and the orthocenter of this triangle is, and the orthocenter of this triangle is 1, 1. जो इसका ऑर्थोसेंटर आएगा वो 1, 1 आ जाएगा ना, और हमें इस सर्कल का इक्वेशन निकालना है ना। तो हमने और बारी बारी से ऑर्थोसेंटर का इन दोनों साइड्स के अबाउट मिरर इमेज निकाल लिया ना। तो अगर मैं y बराबर 0 के अबाउट मिरर इमेज निकालूंगा तो मिरर इमेज निकाल सकते हैं हम 1, 1 का y is equal to 0 के अबाउट मिरर इमेज निकाल सकते हैं ना। एंड दिस मिरर इमेज y बराबर 0 का मतलब एक्स एक्सिस हो गया, सोच कर निकाल सकते हैं अपन। द मिरर इमेज विल कम आउट टू बी 1, -1। एक तो मिरर इमेज आ गया 1, -1। सिमिलरली अगर मैं ऑर्थोसेंटर का इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज निकालूंगा तो मिरर इमेज हमें कैलकुलेट करना आता है और हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं ना। इसी को आगे एक्सटेंड कर दिया, परपेंडिकुलर तो ही से इसके मिरर इमेज निकाल सकते हो। तो ऑर्थोसेंटर 1, 1 का अगर मैं इस लाइन x plus y plus 1 बराबर 0 इस साइड के अबाउट मिरर इमेज निकालूंगा तो वी गेट -2, -2। निकालना आता है हमें, निकाल सकते हैं, मिरर इमेज का फॉर्मूला भी जानते हैं, कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। तो 1, 1 का x plus y plus 1 इज इक्वल टू 0 के अबाउट जो मिरर इमेज आएगा वो -2, -2 आ जाएगा ना। तो हमें इस सर्कल पर 2 पॉइंट तो मिल गए ना। हमें सर्कल की इक्वेशन जिसका सर्कल निकालना है उस पर 2 पॉइंट हमें आ गए सर्कमफ्रेंस पर। अब सी को भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, सी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y इज इक्वल टू 0 एंड x plus y plus 1 बराबर 0। तो y को मैं 0 रख देता हूँ, व्हाट वी गेट x इज इक्वल टू -1। तो बेसिकली नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। तो 3 पॉइंट से पास वाला सर्कल निकाल सकते हैं हम। तो या तो हम इस 3 इनसे ट्राइंगल बनेगा उसका सर्कम सेंटर निकाल लें, या ऐसे एज्यूम कर सकते हैं लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी x² plus y²। रिक्वायर्ड सर्कल लेट द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज x² plus y² plus 2gx plus 2fy plus c बराबर 0। अब इस सर्कल निकालने के लिए हमें जानकारी है सर्कल इज पासिंग थ्रू -2, -2। सर्कल इज पासिंग थ्रू -2, -2। तो -2, -2 को सेटिस्फाई करेगा तो व्हाट वी गेट 4 + 4 -4g -4f plus c is equal to 0। This is equation number 1। Again this circle is also passing through 1, -1। तो 1, -1 भी सेटिस्फाई करेगा एंड व्हाट वी गेट, अगर 1, -1 सेटिस्फाई कर रहा है तो इस इक्वेशन नंबर 1 तो आएगा 1 + 1 + 4 × g -4 × f plus c is equal to 0। This is equation number 2। This is equation number 2। और अगर -1, 0 भी सेटिस्फाई कर रहा है तो -1, 0 उसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि सर्कल यहाँ से पास हो रहा है। तो वी गेट 1 + 0 -2g एंड +0 plus c is equal to 0। बस इन तीनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे एंड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ g, f एंड c। वी कैन सिंपली फाइंड द वैल्यू ऑफ g, f एंड c। और g, f, c आने के बाद उसको रख देंगे एंड वी कैन इजीली कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, इस सेट लाइन से रिलेटेड है ना, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सर्कल निकालना है मतलब इसमें हमें। तो ट्राइंगल है, ट्राइंगल की 3 साइड्स गिवन है हमें ना, y इज इक्वल टू 0, x plus y plus 1 इज इक्वल टू 0 और उस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर भी गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ दिस ट्राइंगल। तो सर्कम सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं पहले ना,
एक सर्कम सर्कल ड्रॉ किया पहले, सबसे पहले, ताकि डायग्राम अच्छा बनेगा ना। ये सर्कल ड्रॉ कर लिया मैंने ना, और किसी ट्राइंगल का सर्कम सर्कल है ना, और हमें सर्कम सर्कल का इक्वेशन निकालना है, और जिस ट्राइंगल के सर्कम सर्कल में इंटरेस्टेड है उस ट्राइंगल को मैंने एज्यूम कर लिया ABC, और ट्राइंगल की साइड्स का इक्वेशन गिवन है मुझे y बराबर 0 एंड दैट इज x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और इस ट्राइंगल का एक ऑर्थो सेंटर हमारे पास है ना। ऑर्थो सेंटर से फेमिलियर है, ऑर्थो सेंटर इज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल। इसका एक एल्टीट्यूड मैंने ये ड्रॉ कर दिया और एक एल्टीट्यूड मैंने ये ड्रॉ कर दिया, एंड दिस इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल, दैट इज 1,1। नाउ वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कम सर्कल। तो सर्कम सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए हम प्रॉपर्टी जानते हैं, द मिरर इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ एनी ट्राइंगल अबाउट एनी ऑफ इट्स साइड्स लाइज ऑन द सर्कम सर्कल। तो इस ऑर्थो सेंटर का अगर मैं इसके अबाउट मिरर इमेज निकालूंगा तो इस सर्कम सर्कल पे लाई करेगा ना। तो मिरर इमेज निकालना जानते हैं हम, y बराबर 0 के अबाउट मिरर इमेज निकालने के लिए, y बराबर 0 का मतलब x एक्सिस हो गया ना, और x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज निकालने के लिए हमें किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है ना। तो 1,1 का अगर मैं x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज निकालूंगा दैट विल कम आउट टू बी 1,-1। सिमिलरली अगर मैं 1,1 का इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज निकालूंगा तो मिरर इमेज कैलकुलेट करके बताने की आवश्यकता नहीं है, वो आप निकाल सकते हैं ना। सिंपली अगर मैं 1,1 का इस लाइन के अबाउट x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के अबाउट मिरर इमेज कैलकुलेट करूंगा तो दैट विल कम आउट टू बी -2,-2, -2,-2। तो इस सर्कल की जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसकी सर्कमफ्रेंस पर 2 पॉइंट आ गए हमारे पास। अगर एक पॉइंट और मिल जाएगा तो हमारा काम चल जाएगा ना, एंड दैट थर्ड पॉइंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग सॉल्विंग दीज 2 इक्वेशंस। इनको अगर मैं सोल्व करता हूं तो वी गेट x इज इक्वल टू -1 एंड y बराबर 0। नाउ सिंपली वी हैव टू कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच इज पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। तो उसको निकाल सकते हैं ना, या तो इन तीनों पॉइंट से ट्राइंगल बन रहा है उसका सर्कम सेंटर निकाल के कर लो, उसमें 2 इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेंगी। या डेटा भी कन्वीनियंट है, ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। तो लेट द रिक्वायर्ड सर्कल इज दिस x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। लेट दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल। ये हमने मान लिया कि ये रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन है ना। अब GFC मुझे कैलकुलेट करने हैं तो 1 by 1 सेटिस्फाई, द रिक्वायर्ड सर्कल इज पासिंग थ्रू -2, तो वो सेटिस्फाई करेगा। तो व्हाट वी गेट 4 प्लस 4 -4 इंटू जी -4 इंटू एफ प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सर्कल इज अगेन पासिंग थ्रू 1,-1, तो 1,-1 सेटिस्फाई करेगा। वी गेट 1 प्लस 1 प्लस 2g -2f प्लस सी बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2। सर्कल इज पासिंग थ्रू -1,0 ऑल्सो, तो 1,-0 भी सेटिस्फाई करेगा। तो 1 प्लस 0 -2g प्लस 0 प्लस सी बराबर 0। अब हम इन तीनों इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं ना। तीनों इक्वेशन को सोल्व करूंगा, GFC की वैल्यू निकालूंगा, और GFC वैल्यू निकाल सकते हैं, वो कैलकुलेट करके दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। GFC निकाल के मैं रख दूंगा ना, एंड द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल विल बी x² प्लस y² प्लस x प्लस 3y विल बी इक्वल टू 0। ठीक है।